तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपन शुरुआत करेंगे, और पिछले डिस्कशन में अपन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देख चुके हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी, और इस कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो ट्रंकेबार में स्थापित की गई, जो कावेरी नदी के राइट बैंक में स्थित है, और ये तंजावुर में है, तंजावुर। लेकिन ये मुख्य फैक्ट्री डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं थी, बल्कि इसकी मुख्य जो कंपनी थी वो सेरमपुर में थी। सेरमपुर कोलकाता में है, तो ये इसकी मुख्य थी। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इतनी महत्वपूर्ण भारत में नहीं थी, और इसने 1845 में अपनी सभी जो व्यापारिक केंद्र थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने बेच दिया था, अपने सभी व्यापारिक केंद्र जो फैक्ट्रियां थी इनकी। और एक बात इसके बारे में और महत्वपूर्ण है कि ये कंपनी व्यापारिक क्रियाकलापों से ज्यादा ये मिशनरीज के क्रियाकलापों के लिए जानी जाती है। मतलब मिशनरीज जो इनके क्रियाकलाप इनके ज्यादा थे व्यापारिक क्रियाकलाप से। तो व्यापारिक क्रियाकलाप इनके कम थे, मिशनरीज क्रियाकलाप इनके ज्यादा थे। इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये कंपनी मुख्य रूप से अपनी मिशनरीज क्रियाकलाप के लिए भारत में आई थी, हालांकि इसने आने पर ट्रेड भी कुछ किया था। अब देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मुख्य है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना 1666 में हुई, और जो लुई 14वां का जो शासनकाल था, उसके समय इस कंपनी की स्थापना हुई। और प्रारंभ में ये कंपनी मेडागास्कर जो द्वीप है उस पर इन्होंने अपने एक्टिविटीज को, अपने क्रियाकलापों, व्यापारिक क्रियाकलापों को करने की कोशिश की, और वहां काफी समय, काफी धन, काफी संसाधन को इन्होंने खर्च किया, लेकिन बदले में इनको उतना आउटपुट, उतना व्यापारिक लाभ वहां से नहीं मिला। और व्यापारिक लाभ उतना ना होने के कारण ये इंडिया में इंटर करती है, और इंडिया में सबसे पहले 1667 में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करती है। और 1667 के बाद ये 1669 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कंपनी की स्थापना करती है। मसूलीपट्टनम का जो वर्तमान समय में नाम है वो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम। और ये ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में डेल्टाई क्षेत्र के बीच में अवस्थित आंध्र प्रदेश का एक शहर है। और 1669 के बाद कंपनी ने 1674 में पौंडीचेरी को अपनी व्यापारिक कंपनी का केंद्र बनाया। और पौंडीचेरी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई क्षेत्रों में अपने व्यापारिक
केंद्रों की स्थापना की, जिनमें माहे है, कराईकल है, हेलो, बालासोर है, कासिम बाजार कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। अब देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ स्ट्रगल से गुजर रही थी, और वो स्ट्रगल जो थे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल रहे थे। तो एक एक करके दोनों स्ट्रगल को अपन देखते हैं। स्ट्रगल तो पहला जो था वो डच से था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एंग्लो भी इसको बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके स्ट्रगल को देखते हैं। तो वर्ष 1693 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पौंडुचेरी को कैप्चर कर लिया गया, और इसके कैप्चर्ड के जवाब में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अटैक किया, हमला किया डचों के ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बीच युद्ध चालू हुआ। और युद्ध का परिणाम था कि इन दोनों के बीच रिस्क्विक की संधि हुई। और इस संधि से जो डच थे वो इस बात पर सहमत हुए कि पौंडुचेरी जो पहले से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सहमत हुए कि जो पौंडुचेरी है उसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडुचेरी सौंप दें। तो ये इनके बीच, डच और फ्रांस के बीच सेटलमेंट था। अब देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच क्या सेटलमेंट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। तो फर्स्ट जो कर्नाटक का युद्ध है वो 1740 से 1748 तक हुआ। दूसरा जो था वो 1749 से 1753 तक हुआ, और जो तीसरा इनके बीच युद्ध था वो 1756 से लेके 1763 तक हुआ। जो पहला युद्ध है उसको अपन देखते हैं। तो जो पहला युद्ध है, फर्स्ट वॉर जो है, उसके यदि कारणों पर चर्चा करें आप, तो इसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण यूरोप से संबंधित था, क्योंकि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया देश है उसके उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है वो दोनों विपक्षी गुटों में शामिल थे। तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध, तो पहला तो ये कारण था। दूसरा, जब भारतीय कारण की अपन बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेनाएं थी वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपों को उन्होंने कैद कर लिया था, और उस सिपों को कैद करने के बाद जहाज को जब्त कर लिया गया था। और इसी जहाज के जब्त करने के जवाब में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने
मद्रास को कैप्चर कर लिया, मद्रास को कैप्चर कर लिया, जब्त कर लिया। और मद्रास को जब्त करने के बाद इनके बीच में पहला युद्ध चालू हुआ, जिसे हम पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस कर्नाटक युद्ध के द्वारा एक संधि हुई जिसे एक्स-ला सैपिल की संधि कहते हैं। तो युद्ध आरंभ हुआ और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप एक्स-ला सैपिल की संधि हुई। और इस संधि में जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कुछ क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस को दिए, कुछ क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के फ्रांस को दिए। और जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तो यहां पे इनका सेटलमेंट हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा कर्नाटक का युद्ध। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो पहला कर्नाटक का युद्ध है, इसको सेंट थोमे का युद्ध या इसको अडेयार का भी युद्ध कहते हैं, अडेयार का युद्ध। तो ये आप याद रखिएगा कि जो पहला कर्नाटक का युद्ध है उसको सेंट थोमे या अडेयार का युद्ध भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध को, सेकंड कर्नाटिक वॉर। एंड इसके कारणों पर यदि आप चर्चा करें तो इसका पहला कारण यह है कि जो अनिर्णायक साबित हुआ पहला युद्ध, और उसमें कुछ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ आर्थिक आधार पर नुकसान हुआ। और उसके बाद एक डुप्ले करके एक गवर्नर आते हैं। तो डुप्ले अपने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसको पहले से बेहतर गठन किया पहले की अपेक्षा। और दूसरा, इन्होंने दक्षिण भारत में राजनीतिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, राजनीतिक प्रभाव को इन्होंने बढ़ाया। कहां? दक्षिण भारत में। और इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस छोटे छोटे जो स्थानीय शासक थे उनमें इन्होंने हस्तक्षेप की और वहां से इनका राजनीतिक प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़ गया। पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण हैदराबाद का कारण था। हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो निजामुल मुल्क। और इनके डेथ के बाद जो उत्तराधिकार के लिए दावा पेश किया जा रहा था, वो एक पेश किया जा रहा था नासिर जंग की तरफ से, दूसरा पेश किया जा रहा था मुजफ्फर जंग की तरफ से। जो नासिर जंग है वो निजामुल मुल्क के बेटे थे यानी सन थे, और इन्हें सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो मुजफ्फर जंग है इन्हीं को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्हीं कारणों से दूसरा कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में चालू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चालू हुआ। और युद्धारंभ
और इसी युद्ध के परिणाम में पांडुचेरी की संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, पांडुचेरी संधि हुई। और पांडुचेरी की संधि से, और इस युद्ध में पहले तो पांडुचेरी संधि ठीक थी, युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध में जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारी नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। और भारी नुकसान के कारण डुप्ले जो गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको वापस बुलाया गया। डुप्ले वापस गए और डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को भेजा गया गवर्नर बनाकर। और गोडेहू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वार्ता चालू की और इसी वार्ता के परिणाम स्वरूप पांडिचेरी की संधि हुई, पांडिचेरी की संधि। तो अब देखते हैं कि पांडिचेरी की संधि में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो संधि में सबसे पहले यह प्रावधान किया गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों को अधिग्रहण कर लिया गया है उसे ये वापस करेंगे, यानी क्षेत्रों को वापस करेंगे, क्षेत्रों को वापस करेंगे। और दूसरा ये कहा गया कि ये दोनों जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के व्यापारिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये संधि के प्रावधान थे। अब देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसको अंबूर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो 1756 से लेके 1763 तक चला। इसके यदि कारण पर आप जाएं तो इसका कारण है यूरोप, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया जो देश था वो सिलेसिया को अधिग्रहण करना चाहता था, वो सिलेसिया पर कब्जा करना चाहता था। ऑस्ट्रिया द्वारा सिलेसिया पर कब्जा का प्रयास, और इसी के कारण सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। और इस युद्ध में जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो एक दूसरे के विपक्षी गुट में शामिल थे, विपक्षी गुट। और इसी विपक्षी गुट के प्रभाव के कारण भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चालू हुआ, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध के में फिर ये युद्ध काफी निर्णायक था और इस युद्ध में शांति पेरिस की संधि की गई, पेरिस की संधि की गई। और इस संधि में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने को ये कहा गया कि ये जो इनकी फैक्ट्री है, जो केंद्र है, वहां किले का निर्माण नहीं करेंगे, व्यापारिक केंद्र में किला निर्माण नहीं। दूसरा, ये सेना को नहीं रखेंगे। तीसरा ये कि ये केवल भारत में व्यापारिक क्रियाकलाप करेंगे, व्यापारिक क्रियाकलाप करेंगे, भारत में किसी प्रकार से राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे। और मुख्य रूप से जो ये युद्ध था, इस युद्ध से यह साबित हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही
सर्वोच्च शक्तिशाली कंपनी है जितनी भी यूरोप से कंपनियां आई हैं। और इस के बाद से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रभाव क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और इसको फिर अपन आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, कौन कौन सी इनकी पॉलिसीज थी। और जो ये जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध है इसको वांडीवास के युद्ध के भी नाम से अपन जानते हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।